हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। तो आप लोग देख रहे हैं, एक दिन हम लोगों को वोकैब सेशन चल रहा है और एक दिन हम लोगों को चल रहा है क्या, पेपर डिस्कशन। ओके, तो हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं और आज जो पेपर डिस्कशन करेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर यूपी बोर्ड के 2015 में यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा गया। ये पेपर है, बोर्ड का पेपर है, मॉडल पेपर नहीं है, बोर्ड का पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हम लोग इसके आंसर्स जानेंगे। और यहाँ पे जो वोकैब आई हुई है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। My teacher said to me, work hard and you will surely succeed. कह रहा चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है और इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। माय टीचर सेड टू मी, मेरे टीचर ने कहा, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एंड यू विल श्योरली सक्सीड, और तुम श्योरली मतलब सफल हो गई होगे, है ना। तो ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन मेरे भाई इंपेरेटिव सेंटेंस का, एक ऐसा सेंटेंस जिसकी रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, वह सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। और इंपेरेटिव सेंटेंस की जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो यहाँ पे टीचर ने मुझे क्या किया, एडवाइस दी कि नहीं दी, या सजेस्ट किया कि नहीं किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माई टीचर सेड टू चेंज हो जाएगा एडवाइस्ड में, माई टीचर एडवाइस्ड मी। और ध्यान रखना, इंपेरेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, टू वर्क हार्ड एंड। अब ये जो सेंटेंस है ना बेटा, ये डबल नरेशन का सेंटेंस है और यहाँ पे बच्चा फंस जाता है। ध्यान रखना, वर्क हार्ड तक एक सेंटेंस, एंड के बाद एक दूसरा सेंटेंस है। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये असर्टिव सेंटेंस है, और ये जो वर्क हार्ड लिखा हुआ है ये हमारा कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो ध्यान रखना, माय टीचर इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए मेरे टीचर ने मुझे कहा कि कठिन परिश्रम करो, एडवाइस दी, तो सेड टू चेंज हो जाएगा एडवाइस में, माय टीचर एडवाइज्ड टू, अरे यार, माय टीचर एडवाइज्ड मी, कॉमा इन्वर्ट कॉमा चेंज हो जाएगा टू में, टू वर्क हार्ड एंड। अब इसके बाद ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, यू विल श्योरली, ये सेंटेंस हमारा कैसा है, ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है। जब कभी डबल नरेशन का क्वेश्चन आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो एंड के बाद फिर से रिपोर्टिंग वर्ब लिखी जाएगी पहले। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को किसमें चेंज कर देंगे, टोल्ड में। तो एंड टोल्ड मी दैट, फिर दैट लगाएंगे। अब फिर ये यू जो है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या आएगा, आई। विल चेंज हो जाएगा वुड में, विल चेंज हो जाएगा वुड में श्योरली। तो जिन बच्चों ने हमसे पढ़ रखा है ना चीजों को अच्छे से, तो उन्हें पता होगा, सेल विल, सेल चेंज हो जाता है शुड में, विल चेंज हो जाता है वुड में, कैन चेंज हो जाता है कुड में, मे चेंज हो जाता है माइट में, एस चेंज इनटू डिड, सब पढ़ा है। इस एम आर चेंज इनटू वाज वर, has have changed into had, had been changed into has been, have been changed into had been, सारा कुछ पढ़ा है, याद होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे डबल नरेशन का क्वेश्चन था, एक यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस है और एक ये दूसरा सेंटेंस है। तो दोनों को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे, माय टीचर एडवाइज्ड मी, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो जाएगा टू में, टू वर्क हार्ड एंड। अब ये है ना असर्टिव सेंटेंस है, तो फिर से रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे, टोल्ड मी दैट, यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू मी के अकॉर्डिंग, आई, विल का वुड, श्योरली, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखी हुई है। सबसे पहले कभी भी नरेशन का क्वेश्चन आए, आपको ये पता करना होता है व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब, व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच, या वेयर इज रिपोर्टिंग वर्ब, वेयर इज रिपोर्टेड स्पीच, मतलब रिपोर्टेड वर्ब कहाँ है और रिपोर्टेड स्पीच कहाँ है। तो मेरे भाई इसको जानने के लिए तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, या तो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी, या तो थोड़े दिन का इंतजार करना पड़ेगा, मैं यूट्यूब पे भी सारा कुछ पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन अभी के लिए आपको पता होगा, जहां दो या दो से ज्यादा पर्सन या एक से ज्यादा पर्सन आपस में बात करते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है और इन्होंने क्या कहा, तो वो एक स्टेटमेंट होता है और स्टेटमेंट ऑलवेज इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होता है। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ, एक ऐसा सेंटेंस जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद हो, तो वह सेंटेंस हमारा कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहले ध्यान रखना, रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखी हुई है, यहाँ पे बाद में लिखी हुई है। नरेशन करते टाइम, इनडायरेक्ट करते टाइम हमेशा सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को लिखा जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को लिखो सबसे पहले। तो लिखा है द बैगर सेड टू द पासर बाई, तो लिखेंगे द बैगर। अब सेड टू द पासर बाई, बैगर ने पासर बाई से कहा, प्लीज गिव मी 5 रुपीज, कृपया मुझे 5 रुपए दे दो। ये भी सेंटेंस इंपेरेटिव का है, क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस की स्टार्टिंग प्लीज से हो रही है और यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, ऑर्डर, एडवाइस,
इसका सेंस निकलता है यह एक ऐसा सेंटेंस जिसकी स्टार्टिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, वह सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ऐसे सेंटेंसेस की रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। यहाँ पे कौन सा सेंस निकल रहा है? रिक्वेस्ट का सेंस निकल रहा है, तो उसे सैड टू को किस में चेंज कर दोगे? रिक्वेस्टेड में चेंज कर दोगे। तो द बैगर रिक्वेस्टेड, द बैगर रिक्वेस्टेड द पासर बाई, पासर बाई मतलब गुजरने वाला, मतलब वहां से गुजरने वाला व्यक्ति है ना। तो द बैगर रिक्वेस्टेड द पासर बाई पे क्या करेंगे? कॉम, अच्छा ध्यान रखना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इंपेरेटिव सेंटेंसेस में टू लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है मेरे प्यारे बच्चे? टू। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी बाई और टू एक साथ आ गया, डबल प्रीपोजिशन। मेरे भाई ये पासर बाई एक फ्रेज है, ठीक है, और ये टू हमारा कंजंक्शन है, ध्यान रखना। तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगाते हैं कब? जब सेंटेंस इंपेरेटिव होता है। तो ये दोनों सेंटेंस इंपेरेटिव है, इस वजह से मैंने यहाँ पे भी टू लगाया। असर्टिव होता तो क्या लगाते? दैट लगाते। ये इंपेरेटिव है तो टू लगाएंगे। अच्छा, जब कभी रिक्वेस्टेड लिख दिया जाता है तो प्लीज को हटा देते हैं, या काइंडली लिखा होता है तो भी रिक्वेस्टेड लिखने के बाद काइंडली को हटा देते हैं, प्लीज को हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि प्लीज का मतलब भी होता है रिक्वेस्ट करना, और यहाँ पे रिक्वेस्ट का मतलब भी होता है रिक्वेस्ट करना, तो डबल सेंस अच्छा नहीं लगता, इस वजह से प्लीज को हटाएंगे। यहाँ लिखेंगे गिव। तो ये मी कौन सा पर्सन है? मी है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब ये है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है जो सेट के बाद लिखा होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है जो सेट के पहले लिखा होता है। सेट के पहले क्या लिखा? बैगर। बैगर मान लेते कोई लड़का है, लड़का है, मेल पर्सन है, मेल के लिए सब्जेक्ट क्या होता है? ही, लेकिन यहाँ पे मी लिखा हो तो मी का ऑब्जेक्ट लिखना है चेंज करके, तो मी चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो गिव हिम, गिव हिम 5 रुपीज। बहुत सारे बच्चे इसको समझे होंगे, और बहुत सारे बच्चों के ये दिमाग से उड़ गया होगा। इस दिमाग से उड़ने का सबसे बड़ा रीजन ये बेटा, ये पेपर में भी उड़ने वाला है तुम्हारे, तुम्हारे पेपर में उड़ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि तुमने तो पढ़ रखा नहीं है साल भर इंग्लिश, इस वजह से कह रहा हूँ। या तो कहीं किसी चैनल को पकड़ के पहले इंग्लिश को कवर करो, या कुछ दिन का इंतजार करो, हम अपने चैनल पे पूरी इंग्लिश का डिस्कस। अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम पेपर का डिस्कस कर रहे हैं, 2012 से लेके 25 तक जितने पेपर पूछे गए थे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस उठने वाले हैं। या फिर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करो बेटा, इतने ऑप्शन है आपके पास। ऑफलाइन आप ज्वाइन नहीं करना, आपको ऑफलाइन करना नहीं है, क्योंकि आप लोग दूर दूर हो, या आप यहीं के हो तो आप ऑफलाइन ज्वाइन करो। या फिर आप लोग क्या करो, किसी चैनल से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, या हमको बताओ, मैं नोट्स भेज दूंगा, मेरा नंबर आप सभी के पास है, वो मैसेज करो, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा, तो नोट्स को पढ़ लो। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक काम बनने वाला नहीं है। और एक और आपको बात बता दे रहे हैं कि अगर आपको सच में पढ़ना है कोई कॉन्सेप्ट, तो हमारा एक चैनल और है, यूपी 78 क्लासेस, इसमें 2.5 के समथिंग सब्सक्राइबर है, उस पर जाइए, उस पर लिख देना नरेशन बाई पीयूष सर, तो नरेशन की सारी वीडियो आ जाएंगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वॉइस बाय पीयूष सर, सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन बाय पीयूष सर, सिंथेसिस बाय पीयूष सर, सिंटेक्स बाय पीयूष सर, सब पढ़ा रखा मैंने, उसको पढ़ो मेरे भाई। ये तो उनके लिए है, ये सबके लिए। पहली बात तो वीडियो, ये वीडियो तब आपको देखनी चाहिए जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो मेरे भाई हम आपको कॉन्सेप्ट अब बता रहे, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, पहले आप पढ़ रखो, पहले पढ़ो कॉन्सेप्ट को। जिनको कॉन्सेप्ट पता है उनको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। द बैगर, बैगर ने रिक्वेस्ट की तो रिक्वेस्टेड द पासर बाई, कॉमा इन्वर्ट कॉमा चेंज इनटू इन इंपेरेटिव सेंटेंस टू, तो टू में चेंज हो जाएगा। फिर गिव का गिव, मी फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बैगर है, बैगर लड़का मान लेते हैं, लड़के के लिए प्रोनाउन ही होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। उसके बाद क्या कर देंगे? 5 रुपीज, सिंपल है। नेक्स्ट देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों को ना समझ में आने वाला टॉपिक यही होता है, बच्चों को ना समझ में आने वाला टॉपिक यही होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिंथेसिस। क्या कहते हैं मेरे भाई? सिंथेसिस। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट, मतलब इन दोनों सेंटेंसेस को क्या कर दो? कंबाइन कर दो और चेंज कर दो, जो ब्रैकेट में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो जो ब्रैकेट में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। अब देखो लिखा हुआ शेक्सपियर रोड, शेक्सपियर ने लिखी है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ही वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, और वह एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट भी है। तो इस सेंटेंस में दो, इस सेंटेंस, इस पूरे क्वेश्चंस में दो सेंटेंस है, एक यहां से लेके यहां तक, और एक यहां से लेके यहां तक। अब इसको बनाना क्या है? ब्रैकेट में देखो सिंपल सेंटेंस बनाना है, टू कंबाइन टू और मोर वन सिंपल सेंटेंस, या टू और मोर देन सिंपल सेंटेंस टू कंबाइन वन सिंपल सेंटेंस। जब कभी दो या दो से ज्यादा किसी सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस दे रखे होते हैं, उसको जोड़ के एक सिंपल बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है, उसको जोड़ के एक कंपाउंड बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है, उसको जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है। तो सिंथेसिस में 3 मेथड होते हैं, सिंपल बनाने,
कंपाउंड बनाना और कॉम्प्लेक्स बनाना। यहाँ पे क्या बनाने के लिए कह रहा है, यहाँ सिंपल बनाने के लिए कह रहा है। सिंपल बनाने के कितने तरीके होते हैं मेरे भाई, 8 तरीके होते हैं। डेली वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ 8 तरीके होते हैं। बाय पार्टिसिपल, बाय इन्फिनेटिव, बाय जीरेंट प्रीपोजिशन, बाय नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट, बाय नाउन एंड फ्रेजेस, बाय एडजेक्टिव, बाय एडवर्ब, बाय कंजंक्शन। ये क्वेश्चन किससे बनने वाला है याद करिए, इसके जस्ट पिछली वाली वीडियो में 2014 वाले में भी यही क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन बनेगा नाउन एंड फ्रेजेस से। क्यों? क्योंकि मैंने भाई आपको बताया था, जब कभी किसी एक व्यक्ति के बारे में ढेर सारी क्वालिटी दे रखी हो तो क्या करते हैं, उस व्यक्ति का सबसे पहले नाम लिख लेते हैं, शेक्सपियर। शेक्सपियर। अब क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। अब उस व्यक्ति की क्वालिटी लिखो। शेक्सपियर रोड द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसने एक किताब लिखी मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि ही वाज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, वो ग्रेट ड्रामेटिस्ट भी है। तो ये दोनों सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, शेक्सपियर की तो हो रही है। तो शेक्सपियर का नाम लिख के पहले उनकी क्वालिटी लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे ग्रेट ड्रामेटिस्ट, ग्रेट। उसके बाद दूसरी क्वालिटी लिखेंगे, या तो आप पहले ये लिख सकते थे, शेक्सपियर कॉमा रोड द मर्चेंट ऑफ वेनिस कॉमा अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। तो ये नाउन फ्रेजेस से बनता, मैंने आपको पढ़ा रखा है नाउन फ्रेजेस के द्वारा। सबसे पहले नाउन लिखो, उस नाउन के बारे में जितनी भी क्वालिटियां हैं कॉमा लगा लगा के लिख दी जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने नाउन लिखा शेक्सपियर, उसके बाद एक क्वालिटी लिखी ग्रेट ड्रामेटिस्ट, उसके बाद इन्होंने क्या किया, लिखा है, क्या लिखा है, रोट रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। बस हो गया, इसका सिंपल बन गया। तो सिंपल कैसे बनाया सर, आपको कैसे पता चला ये हमारा नाउन एंड फ्रेजेस से बनेगा? तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी तो पता चलेगा। जब कभी किसी सेंटेंस में एक ही नाउन की एक से ज्यादा क्वालिटी दे रखी हो, ऐसे सेंटेंसेस का सिंपल बनाते टाइम सबसे पहले वो नाउन को लिख लेते हैं, कॉमा लगाते हैं, उस नाउन की दूसरी क्वालिटी को लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं, दूसरी तीसरी क्वालिटी को लिखते हैं। मैंने वही किया। सबसे पहले नाउन का नाम लिखा है शेक्सपियर, कॉमा लगाया। आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते थे शेक्सपियर कॉमा रोड द मर्चेंट ऑफ वेनिस कॉमा was a great dramatist। तो लास्ट में फिर वॉज लिखना पड़ता, ध्यान रखिएगा। यहाँ मैंने वॉज नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि इसको मैंने सेकंड क्वालिटी बना दी है। अगर हम इसका आंसर लिखें इस तरीके से तो कैसे हो जाएगा, शेक्सपियर, फिर दूसरी क्वालिटी कॉमा लगा के रोड द मर्चेंट ऑफ वेनिस, फिर कॉमा लगाएंगे, ही हटा देंगे क्योंकि ही आया किसके लिए, शेक्सपियर के लिए तो आया है, तो ही को हटा देंगे, कॉमा वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। इतना हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। ये सिंपल सेंटेंस किससे बनता है, नाउन एंड फ्रेजेस के द्वारा बनता है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई हैड सीन द पिक्चर, मैंने पिक्चर देखी थी, ट्वाइस, 2 बार देखी थी। मैंने पिक्चर, मैंने ये पिक्चर अर्थात ये मैंने दृश्य कह सकते हैं 2 बार देखा था। आई वॉन्टेड, मैं चाहता हूँ, टू सी, देखना चाहता हूँ, इट अ थर्ड टाइम, मैं इसको तीसरी बार देखना चाहता हूँ। अब इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स एक ऐसा सेंटेंस होता है जहां पर एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और ये दोनों क्लॉज एक कंजंक्शन से जुड़ते हैं। पता है कौन से कंजंक्शन से, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जब कभी दो क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ रहे हो, पहला प्रिंसिपल हो दूसरा सबऑर्डिनेट हो, तो वह जो सेंटेंस बनता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। वो मैंने आपको पढ़ा रखा था। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो बीच में कंजंक्शन यूज किया जाता है उसका नाम होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये बहुत तरीके के कंजंक्शन होते हैं, बिकॉज, व्हिच, हु, रिलेटिव प्रोनाउन लगा दो, हु, व्हिच, बिकॉज, ऑल्दो, एट, है ना। तो ये जो कंजंक्शन है ना मेरे भाई, ये आपको याद होने चाहिए। सर हमें तो नहीं याद है, तो कोई बात नहीं, मैं जब पढ़ाऊंगा तब याद हो जाएगा। अभी चलते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देखने। आई हैड सीन द पिक्चर ट्वाइस, मैंने ये पिक्चर 2 बार देखी थी। आई वांटेड टू सी इट अ थर्ड टाइम, मैं इसको तीसरी बार देखना चाहता हूँ। अब इसका तुम कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो कुछ ऐसा कर दो कि इसका कॉम्प्लेक्स बन जाए और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दिया जाए। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस याद होने चाहिए, हम आपको पढ़ाएंगे जब डिटेल में। अभी हम आपको इसका आंसर समझाने जा रहे हैं, सुनो। आई हैड सीन द पिक्चर ट्वाइस, मैंने ये पिक्चर ट्वाइस का मतलब 2 बार देखी थी। आई वांटेड का मतलब चाहता हूँ, टू सी का मतलब देखना, इट का मतलब वही पिक्चर, अ थर्ड टाइम, मैं इसको तीसरी बार देखना चाहता हूँ। तो अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो पहले मैं बताने जा रहा हूँ मैं बनाऊंगा कैसे। तो मैं लिखूंगा आई वांटेड, मैं देखना चाहता हूँ, आई वांटेड टू सी, अब ये टू सी हो गया इन्फिनेटिव, आई वांटेड टू सी अ पिक्चर, आई वांटेड टू सी इट अ थर्ड टाइम, मैं इसको तीसरी बार देखना चाहता हूँ, चाहता हूँ। अब क्या लगाओगे बोलो, क्योंकि, क्योंकि मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ कितनी बार देखा था, 2 बार देखा था। और क्योंकि लगाया जा सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में बिकॉज लगा के, बिकॉज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा के उसको सबऑर्डिनेट, आगे चल के सबऑर्डिनेट क्लॉज मिल सकता है। तो क्या लिखेंगे, आई वांटेड टू सी अ थर्ड टाइम,
इट थर्ड टाइम मैं इसको तीसरी बार देखना चाहता हूँ बिकॉज क्योंकि क्योंकि आई हैड सीन द पिक्चर हैड सीन द पिक्चर आई हैड सीन द पिक्चर ट्वाइस, क्योंकि मैंने इसको 2 बार देखा था, क्योंकि मैं इसको 2 बार देख चुका हूँ, इस वजह से मैं इसको तीसरी बार देखना चाहता हूँ। अब एक गलती हो गई है, आप हमको ढूंढ के बताओ हमसे क्वेश्चन में गलती क्या हुई है, हमसे इस क्वेश्चन में गलती क्या हो गई है। एग्जामिनर तो यही चाहता है ना बेटा, 2026 में ये क्वेश्चन लिख के ले लेना आने वाला है। एग्जामिनर ये गलती चाहता है आपसे, क्या गलती कर दी मैंने? सर तो मैंने तो सारा कुछ सही किया, लेकिन मैंने गलती किया, मैंने गलती ये की है, यहाँ पे लिखा हुआ था आई वॉन्टेड टू सी इट अ थर्ड टाइम, मैं उसे तीसरी बार देखना चाहता हूँ। ये इट आया किसके लिए? ये इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये आया है पिक्चर के लिए। और जब कभी सेंटेंस सेकंड सेंटेंस को पहले सेंटेंस बनाते हैं, तो ये जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है ना इट, ये किसके लिए आया था? पिक्चर के लिए आया था ना। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को हटाना है, सबसे पहले यहाँ से हटाना है, और इसकी जगह लाएंगे क्या? इसकी जगह लाएंगे क्या जिसके लिए ये आया था? किसके लिए आया था? आई वॉन्टेड टू अ पिक्चर, पिक्चर के लिए आया था। ठीक है, आई वॉन्टेड टू सी अ पिक्चर अ थर्ड टाइम, आई वॉन्टेड टू सी अ पिक्चर अ थर्ड टाइम, मैं इसको तीसरी बार देखना चाहता हूँ, बिकॉज आई हैड सीन द पिक्चर। अब यहाँ पिक्चर नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ध्यान रखो, सर जी वहां तो पिक्चर लिखा था, आपने पिक्चर को हटा दिया, और यहाँ इट लिखा था, इट की जगह पिक्चर लिख दिया, क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन तो पहले सेंटेंस में दोगे ना, कि दूसरे सेंटेंस में दोगे? तो पहले सेंटेंस में देंगे, इस वजह से यहाँ पिक्चर लिख लिया, और दूसरे सेंटेंस में मैंने इसको क्या लगा दिया? इट ट्वाइस, मतलब इसको 2 बार देखा। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, जिन्होंने मुझसे ढेर सारा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। बेटा इंग्लिश एक बहुत आसान सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है, बस उसको समझने की जरूरत है। आप समझोगे जब इंग्लिश की इंपॉर्टेंस, तो आपको लगेगा तो इसमें तो ऐसी ऐसी चीजें जो कभी आप लोगों ने पढ़ नहीं रखी है। तो सबसे पहले तो उसको इंपॉर्टेंस दो, इंटर में हो, और प्लीज लास्ट के 3 मंथ बचे हुए हैं, इनको अच्छे से अपने आप को दे दो, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और बहुत खतरनाक नंबर लाने हैं इसमें। ठीक है, आएंगे तभी जब आप लोग इसको पढ़ रखोगे। तो आई हैड सीन द पिक्चर ट्वाइस, मैं इस पिक्चर को 2 बार देखा था। आई वांटेड टू सी इट थर्ड टाइम, मैं इसको तीसरी बार देखना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सेकंड सेंटेंस को लिखा, आई वांटेड टू सी अ पिक्चर अ थर्ड टाइम, मैं इसको तीसरी बार देखना चाहता हूँ, या पिक्चर तीसरी बार देखना चाहता हूँ, बिकॉज क्योंकि मैं इसको सिर्फ और सिर्फ कितनी बार देख चुका था? 2 बार देख चुका था। तो ये हमारा बन गया मेरे भाई क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट, मतलब ट्रांसफॉर्म करना है दिए हुए सेंटेंसेस का, निम्नलिखित वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन करना है विद इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वी आउट टू शो रिस्पेक्ट टू अवर एल्डर्स। अब यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस करना, और पैसिव वॉइस हमारे पेपर में जरूर पूछा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन में 5 टॉपिक होते हैं, रिमूव टू, यूज टू, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है और इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब को पहचानते हैं। तो यहाँ पे वी क्या है? सब्जेक्ट है। आउट क्या है? मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। टू सो हमारी वर्ब हो गई, रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। अब सुनो, अब इसमें सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, और रिस्पेक्ट क्या है, और टू अवर एल्डर्स क्या है। कुछ बच्चे ना क्या करेंगे, गलती कर देंगे, इसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे। कुछ बच्चे इसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और अवर एल्डर्स को उठा के स्टार्टिंग में लिख देंगे। मेरे भाई एक बात ध्यान से समझना, ये जो अवर एल्डर्स आया हुआ ना, इसके पहले एक प्रीपोजिशन लिखी हुई जिसका नाम है टू, और टू एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के आगे जो आता है ना, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो फिर सर ऑब्जेक्ट क्या है? क्योंकि पैसिव वॉइस करते टाइम, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट खासकर ये बात को सुनो, पैसिव वॉइस करते टाइम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सर ये भी तो ऑब्जेक्ट है। हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं पूछूंगा क्यों? क्योंकि आपको बताना है सर इसके पहले टू लिखा हुआ है, टू एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के अगर आगे जो लिखा होता है वो ऑब्जेक्ट तो होता है, लेकिन वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं बनाया जाता। इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है, इसका सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो सब्जेक्ट बनेगा किसका? रिस्पेक्ट का। तो रिस्पेक्ट उठा के यहाँ पे ले आएंगे रिस्पेक्ट, के बाद आउट,
के बाद टू लिखा हुआ है और हमने आपको बताया था मॉडल वर्ब कोई आए तो बी लगा दिया जाता है। सेल आया तो सेल बी, विल आया तो विल बी, कैन आया तो कैन बी, कुड आया तो कुड बी, नीड आया नीड बी, आउट आया तो आउट बी, है ना। तो आउट फिर टू उसके बाद लगाएंगे बी और इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो सो की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लिखी जाती है हमेशा शोन, ठीक है। तो रिस्पेक्ट आउट टू बी शोन, अब किसकी रिस्पेक्ट, टू आवर एल्डर्स, टू, अब ये कॉम्प्लीमेंट है तो इसके बाद लिख देंगे टू आवर एल्डर्स बाय। अब ये वी को उठा के यहाँ ले आओ तो ये क्या हो जाएगा अस। तो ये हमारा बन गया इसका पैसिव वॉइस। बड़ा सिंपल तरीका होता है पैसिव वॉइस बनाने का, आप लोगों को ध्यान रखना है। सर इसको मैंने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसको ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसके पहले प्रीपोजिशन लगी थी और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, सॉरी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट तभी बनता है जब वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं था आवर एल्डर्स, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट था। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, रिस्पेक्ट, इस वजह से मैंने यहाँ पे रिस्पेक्ट को पहले लिखा। आउट हमारा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो आउट के बाद आउट फिर टू उसके बाद बी फिर सो की हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी सोन, फिर टू आर एल्डर्स कॉम्प्लीमेंट बाय वी का उधर चला जाएगा। तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा आई गेव इट टू माई नेबर, मैंने इसे दिया टू माई नेबर, है ना, अपने पड़ोसी को, मेरे पड़ोसी को। इंटेरोगेटिव में इसको चेंज करना बड़ा सिंपल होता है भाई, इंटेरोगेटिव में चेंज करना बहुत आसान होता है। इंटेरोगेटिव में इसको चेंज करना है, कैसे करेंगे देखो। इंटेरोगेटिव करने का मतलब होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंसेस में सबसे पहले क्या चाहिए होती है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ सब्जेक्ट, ये गेव क्या है, मेन वर्ब। सर हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं सेंटेंस में, तो इंटेरोगेटिव करते टाइम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं सेंटेंस में। तो ये है क्या, गेव क्या है, गेव है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का जब निगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट कर देते हैं, और जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो डिड पहले लगा देते हैं। तो डिड अगर लगा देंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो डिड आई। अब गेव है तो क्या आ जाएगा गिव, क्योंकि भाई डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सुनो, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, अगर हम लोग इसका निगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो स्टार्टिंग में डिड लिख लेंगे, और स्टार्टिंग में डिड लिख लेंगे आई फिर गिव। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो गिव फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा तब जब उसको हम लोग डिड दे देंगे। तो डिड आई गिव इट टू आई नेबर, ये इसका साधारण सा आंसर हो गया। आई गेव इट टू माई नेबर, तो ये क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव बनाना था तो गेव है सेकंड फॉर्म चेंज हो जाती है इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनाते समय डिड में, तो डिड स्टार्टिंग में लगा देंगे, डिड आई गिव इट टू माई नेबर। तो ये इसका हो जाएगा मेरे भाई फाइनल आंसर। तो ध्यान रखिए इसका पैसिव वॉइस बनाना था तो पैसिव वॉइस भी मैंने बना दिया है, कैसे बनाते हैं वो हमने आपको बताया है। ठीक है, अभी मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं देने वाला, और इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है ये भी मैंने आपको दे दिया है। अब देखो नेक्स्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सिंटेक्स 4 नंबर का आता है। कह रहा करेक्ट फोर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिए हुए सेंटेंसेस में कोई 4 सेंटेंसेस को क्या करना है, करेक्ट करना है, अर्थात सही करना है। एक सही करने के आधे नंबर मिलेंगे, चारों सही करने के आपको 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन मेरे भाई अब इंटरमीडिएट के पेपर में 2026 के पेपर में 2 ही सिंटेक्स के क्वेश्चन आएंगे, कोई एक ही करना होगा और एक करने के 2 नंबर मिल जाएंगे। वाह भाई वाह, 2015 में 4 करने होते तब जाके 2 नंबर मिलते थे, अब आपको तो सिर्फ एक ही करना है, 2 नंबर मिल जाएगा। तो मेरे भाई मैं डेली आप लोगों को 6-6 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ पेपर में, और ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप इनको नोट कर रहे हो और इसके कॉन्सेप्ट को नोट कर रहे हो तो मेरे भाई एक बात ध्यान रख लेना, पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस यहीं से रिपीट होंगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है रवि इज द एल्डर ऑफ ऑल हिज टू सन्स। देखो इसका आंसर क्या होगा, रवि इज द एल्डर ऑफ ऑल हिज टू सन्स, ठीक है। तो यहाँ पर गलती क्या है, यहाँ पे एरर पूछी जा रही है। एरर क्या है मेरे भाई, एक बात बताओ, ये टू क्या है, टू क्या बताता है, टू बताता है मेरे 2 भाई, उसके 2 भाई, और ये ऑल क्या बताता है, सभी। तो दो का मतलब भी प्लूरल होता है और ऑल का मतलब भी प्लूरल होता है, इसके 2 आंसर हो सकते हैं। अगर आप चाहो तो रवि इज द एल्डर ऑफ ऑल हिज टू सन्स, तो यहाँ से टू को हटा दो, क्योंकि टू भी प्लूरल का सेंस दे रहा है और ऑल भी प्लूरल का सेंस दे रहा है। एक ही साथ डबल प्लूरल का सेंस गलत माना जाता है ग्रामर में, तो क्या करेंगे, या तो यहाँ से ऑल हटा दो, तो इसका आंसर हो जाएगा रवि इज द एल्डर ऑफ हिज टू सन्स, सिंपल। या तो मेरे भाई यहाँ से टू हटा दो, तो टू को नहीं हटाएंगे क्योंकि एरर पीछे से नहीं चलती है, एरर आगे से चलती है, तो आगे से सबसे पहली एरर हमको क्या मिलेगी, ऑल, तो ऑल को हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस वुड इज सुपीरियर देन दैट।
अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक ऐसा एडजेक्टिव जिसके लास्ट में आई ओ आर आया हो, या प्रेफर या प्रेफरेबल, सीनियर, जूनियर, इंफेरियर, इंपेरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल, इन सब के बाद देन नहीं आता है। कॉन्सेप्ट को नोट कर लो। इन सब के बाद देन नहीं आता तो क्या आता है? इन सब के बाद टू आता है। तो देन को हटा के हम लोग क्या लगा देंगे? टू। सर ये तो मुझे आता था। क्यों आता था? क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है। ध्यान रखिएगा, एक ऐसा एडजेक्टिव जिसके लास्ट में आई ओ आर लिखा हो और प्रेफर या प्रेफरेबल आया हो, तो उसके आगे कभी देन नहीं आएगा। क्या आएगा? टू आएगा। और मैंने देन को हटा दिया, टू लगा दिया। क्यों? क्योंकि सुपीरियर में लास्ट में क्या लगा हुआ? आई ओ आर लगा हुआ। नेक्स्ट, he was an afraid, he was an afraid, he was an afraid child। कोई दिक्कत की बात नहीं है। afraid का मतलब होता है डरा हुआ। देखो एक कॉन्सेप्ट मैं देने जा रहा हूं आप लोगों को। afraid का मतलब होता है डरा हुआ, और afraid के साथ ऑफ आता है तब। afraid तब आता है जब किसी चीज से कोई डरता है। afraid तब आता है मेरे भाई जब कोई किसी चीज से डरता है। और एक होता है शब्द फ्रेंटेड, एक शब्द होता है फ्रेंटेड। और फ्रेंटेड तब आता है जब कोई किसी से डरता है। जैसे कि आप हमसे डरते हो, आप ऑफलाइन क्लासेस में हमसे डरते हो, तो जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से डरता है तो वहां फ्रेंटेड लगाते हैं डरने के सेंस में। और जब कोई व्यक्ति किसी चीज से डरता है, जैसे कभी कभार कोई किसी चीज से डरता है, इसको देख के डरने लगता है, या किसी नहीं कहते किसी चीज से डरने लगता है। बच्चा होता है, कोई ट्रैक्टर जा रहा होता है तो ट्रैक्टर से डरने लगता है, तो वो अफ्रेड कहलाएंगे वहां पे, क्योंकि ट्रैक्टर क्या है? एक थिंग है। पर्सन से कोई डरता है तो वहां फ्रेंटेड लगाते हैं। एक कॉन्सेप्ट नोट कर लेना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ गलती क्या है? यहाँ गलती क्या है? यहाँ गलती यह है कि ही वॉज एन अफ्रेड चाइल्ड, वह जो था बच्चा, वह डर गया था, वह डरा हुआ था चाइल्ड से, बच्चे से, है ना। तो क्या करेंगे? यहाँ अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ, अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ, है ना। ठीक है, वह डरा हुआ बच्चा था, तो यहाँ अफ्रेड का मतलब क्या हुआ? डरा हुआ। और ये जो है ना, ये पर्सन के लिए आया है, तो पर्सन के लिए मैंने आपको क्या बताया था? समवन, समवन के लिए था फ्रिंटेड, तो अफ्रेड को हटा के क्या लगा देंगे? फ्रिंटेड। अच्छा, कोई किसी चीज से डरा हुआ होता तो, कोई किसी चीज से डरा हुआ होता तो अफ्रेड, कोई किसी पर्सन से डरा हुआ है तो प्रिंटेड। तो ये चाइल्ड पर्सन है, पर्सन है, समवन है, कोई है, कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, कोई इंसान है, इसके लिए प्रिंटेड लगाएंगे। अच्छा, अफ्रेड यहाँ पे तब सही होता है जब यहाँ कोई थिंग लिखी होती, कोई चीज लिखी होती, तो अफ्रेड विथ समथिंग और फ्रेंटेड विथ समवन। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, समथिंग का मतलब होता है कोई चीज, अफ्रेड तब आएगा जब कोई चीज से डरता है, और फ्रेंटेड तब आता है जब कोई किसी से डरता है, राइट। चलिए नेक्स्ट, ही वेंट टू लखनऊ बाय अ कार। ध्यान रखिएगा, बाय अ कार, कार क्या है? एक कार क्या है? एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के पहले वैसे आर्टिकल आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब कभी कोई व्यक्ति कहीं जा रहा होता है तो वो एक ही कार से जाता है, दो दो कार से नहीं जाता है, तो यहाँ पे आ नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। बाय कार होता है सिर्फ और सिर्फ जब कभी वाई प्लस व्हीकल लिखा हो, बाई प्लस व्हीकल लिखा हो, तो ध्यान रखना बाय प्लस ए प्लस व्हीकल गलत होता है, बाय प्लस व्हीकल सही होता है, ध्यान रखिएगा। तो बाय कार होगा, बाय आ कार नहीं होगा। यही इसमें एरर थी छोटी सी, वो आपको ऑफलाइन में करा भी चुके हैं। नेक्स्ट, अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आई एंड ही आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। तो ये क्वेश्चन है हमारा पर्सनल प्रोनाउन का। प्रोनाउन के 10 टाइप्स होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन। इन 10 में भी पर्सनल प्रोनाउन के 7 टाइप होते हैं। आयु देवी को घसीट, बोले तो आई यू दे वी। घसीट का मतलब ही सी इट, पढ़ा चुके इस वजह से लिख नहीं रहे, वरना लिख के दिखाते। 10 प्रोनाउन में एक पहला प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन। उस पर्सनल प्रोनाउन के भी 7 टाइप होते हैं, आई यू दे वी। बोले तो आई यू दे वी ही सी इट, 7 होते हैं। ठीक, अब सुनो, जब कभी भी किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन आए हो और वह सेंटेंस में सामान्य कार्य हो रहा हो, तो स्ट्रक्चर चलता है 231। क्या चलता है? 231 का मतलब क्या हुआ? मतलब सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। लेकिन जब कभी किसी सेंटेंस में कोई अपराध होता है, किसी कोई अपराध होता है, कोई लूटपाट वाला सेंटेंस होता है, कोई अपराध वाला सेंटेंस होता है ना, वहां पे पता है एक स्ट्रक्चर चलता है 123 का। मतलब पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए है ही नहीं कॉन्सेप्ट, ये है मेरे भाई कंपटीशन के लिए। कुछ बच्चे सोचते हैं यहाँ पे, कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, कहते हैं अरे यार दो प्रोनाउन आए हुए, आगे पीछे कर दो, ही एंड आई, सही हो जाएगा। हाँ,
आप इंटर में हो ना, तो ये कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन अगर तब भी इंटर में हो तब भी सीखो ना, क्योंकि अब तो पैटर्न चेंज हो रहा है इंटर का। ये तो बहुत पुराना पेपर है 2015 का। मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, यहाँ पे तो मान लो एक सामान्य कार्य हो रहा है कि आई एंड ही आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ये लोग, तो मैं और वह प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये तो सामान्य सेंटेंस है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए जहाँ पे कोई कन्फेस हो रहा हो, कन्फेस का मतलब कोई अपराध हो रहा हो, कोई गिल्टी हो रही हो, है ना, कोई लूट पाट वाला सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में ना जहाँ गलत काम होता है, कह सकते हैं एक ऐसा सेंटेंस जहाँ गलत काम हो रहा था, वहां स्ट्रक्चर चलता है 1 2 3 का। मतलब पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। ये तो सामान्य सेंटेंस है। सामान्य सेंटेंस में स्ट्रक्चर चलता है 2 3 1 का। टू का मतलब होता है सेकंड पर्सन पहले लिखेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन लिखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। सेकंड पर्सन में क्या आता है? सेकंड पर्सन में कौन सा प्रोनाउन आता है सर, ये भी बता दीजिए। सर प्लीज बता दीजिए। तो भाई बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो क्या है, सेकंड पर्सन में कौन सा प्रोनाउन आता है? सेकंड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ यू आता है, ओके। और थर्ड पर्सन में क्या आता है? घसीट दे, मान लो इसकी ट्रिक होती है घसीट दे, घसीट दे। थर्ड पर्सन में घसीट दे आता है, बोले तो ही भी आता है, सी भी आता है, क्या का मतलब इट भी आता है, दे का मतलब दे भी आता है। ये थर्ड पर्सन में आते हैं। तो फिर फर्स्ट पर्सन में क्या आता है सर जी? फर्स्ट पर्सन में आ जाता है सिर्फ और सिर्फ आई और वी। तो ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और ये थर्ड पर्सन का। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड में सिर्फ और सिर्फ यू आता है, थर्ड में ही सी इट दे, ये सब आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सामान्य सेंटेंस में स्ट्रक्चर चलता है 231 का। ठीक है, तो ये सेंटेंस सामान्य है, यहाँ स्ट्रक्चर चलेगा 2 3 1 का। तो सबसे पहले यहाँ पे सेकंड पर्सन लिखेंगे। क्या मेरे भाई यहाँ पे आपको सेकंड पर्सन दिखाई दे रहा है? बोलो बच्चों, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। ही कौन सा पर्सन है? थर्ड। सेकंड है ही नहीं, तो पहले क्या लिखेंगे? थर्ड लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे ही, क्योंकि टू के बाद क्या आता है? थ्री। सेकंड नहीं है तो छोड़ो, उसके बाद थर्ड वाला लिखो। तो सबसे पहले लिखेंगे थर्ड ही एंड आई। अब आई के साथ एम ना लगा देना, पता चले आई के साथ एम लगा दो, आर आएगा। ठीक है, वर्किंग। कॉन्सेप्ट दिया था ना एज वेल एज वाला, एज वेल एज वाला कॉन्सेप्ट दिए थे ना, तब बताए थे आई के साथ एम कब आता है। फर्स्ट फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एज वेल एज जब कभी दो सेंटेंस, दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे होते हैं, तो एज वेल एज जब कभी दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे होते हैं, तो आगे आने वाली वर्ब जो होती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लो। क्या? एज वेल एज जब कभी दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे होते हैं, तो आगे आने वाली जो वर्ब होती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ये तो एज वेल एज से नहीं जुड़ रहा है ना, ये तो एंड से जुड़ रहा है, सिंपल है यार। यहाँ पे प्रोनाउन की एरर थी, ही इधर आ जाएगा, आई इधर आ जाएगा, आर वर्किंग ऑन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है वॉक केयरफुली। एक और कॉन्सेप्ट ले लो। जब कभी किसी सेंटेंस में लेस्ट, लेस, अनटिल, अनलेस, लेस्ट लिखा है ना, लेस्ट लिखो, लेस्ट, लेस, अनटिल, अनलेस, यदि किसी सेंटेंस में आया हुआ है, तो ये निगेटिव सेंस ऑलरेडी खुद ही रखते हैं। इनका मतलब होता है जब तक कि नहीं। अनटिल अनलेस का मतलब होता है जब तक कि नहीं। इनके में ये जो वर्ड्स है ना, ये अपने आप में ही निगेटिव सेंस रखते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहां पे इनका यूज होता है, किनका किनका? अनटिल का, अनलेस का, लेस्ट का और लेस का। ऐसे सेंटेंसेस में जो सेकंड क्लॉज होगा वो निगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में ही क्या रखते हैं? निगेटिव सेंस रखते हैं। तो डबल निगेटिव सेंस गलत होगा। तो फिर क्या करेंगे सर? तो फिर सर जी क्या करेंगे? तो ये लेस्ट खुद निगेटिव सेंस रखता है, तो आगे चल के नॉट को हटा देंगे। अच्छा, अब एक गलती और हो जाएगी। अगर नॉट को हटा देंगे तो डू तो अकेले आता नहीं मेरे भाई। डू कहाँ अकेले आता है? टू डस तो फिर चेंज हो जाएगा। ऐसी है इसमें, ऐसा नहीं करना, ध्यान रखिएगा। जब कभी किसी सेंटेंस में लेस्ट, लेस, अनटिल, अनलेस आया हुआ है, ऐसे सेंटेंसेस में सेकंड क्लॉज निगेटिव नहीं होना चाहिए, और वहां पे निगेटिव सेंस को हटा के एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं जिसका नाम था शुड। ध्यान रखना, इसको हटा के क्या लिख देंगे? शुड, SHOULD, शुड का यूज किया जाता है। कॉन्सेप्ट लिखो, लिखो जल्दी सभी बच्चे। क्या? कि यदि किसी सेंटेंस में अनटिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनलेस, लेस्ट और लेस आया हुआ है, ऐसे सेंटेंसेस का सिंटेक्स करते टाइम दूसरा क्लॉज निगेटिव नहीं होना चाहिए, और निगेटिव सेंस को हटा के क्या लगा दिया जाता है? शुड लगा दिया जाता है। तो मैंने यहाँ से निगेटिव को हटा के क्या लगा दिया? शुड लगा। सिंपल आंसर हो गया, वॉक केयरफुली, लेस्ट, यू शुड फॉल। यू शुड फॉल, डू नॉट हटा देंगे। क्यों? क्योंकि निगेटिव सेंस नहीं रहता है। कब? जब सेंटेंस में लेस्ट, लेस, अनटिल, अनलेस रहता है। आइए चलते हैं, हम लोगों का ये ग्रामर पोर्शन समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं वोकैब की तरफ। अब हम लोग चलते हैं वोकैब की तरफ। और वोकैब, बहुत प्यारी प्यारी वोकैब हमारे पेपर में पूछी जाती है, और ये सबसे ज्यादा सर क्यों इंपॉर्टेंट है? भाई
ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो जितनी भी वोकैब आई है ना, वो मैंने शायद आपको क्लास में 1-2 के अलावा कुछ नहीं कराया। ये सारी वोकैब नई है और सारी की सारी नई है और ये यहाँ से एक क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ से 2026 में एक क्वेश्चन आने वाला है क्योंकि 2026 और 2025 ने ही दिखा दिया था कि मैं कैसे क्वेश्चंस देने वाला हूँ। और ये जो मॉडल पेपर रिलीज हुआ है ना, इसने भी खुद बता दिया कि मेरी औकात क्या होने वाली है। इंग्लिश के पेपर की औकात क्या होने वाली है, पेपर किस पैटर्न पे आने वाला है, किस हद तक आने वाला है। बच्चे का दिमाग घूम जाएगा पेपर में इंग्लिश के, जो हवे में ले रहे हैं। तो इस वजह से सारी चीजों को पढ़िए ध्यान से, ठीक है। यूज 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम फ्रेजेस, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। इडियम का मतलब होता है मुहावरे एवं लोकोक्तियां इन योर ओन सेंटेंसेस सो एज टू मेक आउट देयर मीनिंग क्लियरली। आपको क्या करना होता है पेपर में, अब ईडियम फ्रेजेस ऑप्शन में आता है, क्वेश्चन लिखा होगा, नीचे उसका आंसर लिखा होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, किसी एक पे क्या करना होता है, टिक लगाना होता है। तो हम आपको क्या करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस के आंसर देंगे, पेपर में उस पे टिक लगा देना जाके, ठीक है। तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन हमारा ईडियम है सी थ्रो। सी थ्रो का मतलब क्या होता है, इसकी हिंदी सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं। सी थ्रो का मतलब क्या होता है, कि कठिन कार्य को पूरा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टू कंप्लीट द हार्ड वर्क, ये इसका आंसर होगा। ध्यान रखना क्या कि सेट थ्रो, अरे सॉरी सेट थ्रो में सी थ्रो, सी थ्रो जब आर पार देखते हैं ना मेरे भाई, जब अपने जीवन को आर पार देखते हैं हम लोग, सी थ्रो, थ्रो का मतलब आर पार, ठीक है, मतलब देखना, ऐसे याद करेंगे। जब हम अपने जीवन की सच्चाई को आर पार देखते हैं, तब मुझे अपना सबसे कठिन काम पूरा हो जाता है। सच्चाई का मतलब जब हम अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, तो जब हम पीछे की चीजों को मुड़कर देखते हैं और फिर अभी की चीजों को मुड़कर देखते हैं, तब हमें लगता है कि हमने सबसे कठिन काम को क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। तो सी थ्रो को याद रखेंगे, किसी कठिन कठिन काम को पूरा करना, और सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा टू कंप्लीट द हार्ड वर्क। टू कंप्लीट द हार्ड वर्क, किसी कठिन काम को पूरा कर लेना ही कहलाता है सी थ्रो। तो ध्यान रखना, नया वो क्या है पेपर में आने वाला है। नेक्स्ट, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, देखो टर्न डाउन का मतलब होता है इनकार करना, या कह सकते हैं मना करना। क्या कहते हैं, मना करना कह सकते हैं, या इनकार करना कहते हैं, या अस्वीकार करना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्वीकार करना। और मैंने आपको वो क्या पढ़ा रखी है, रिफ्यूज, रिजेक्ट, एक्सेप्ट, एक्नॉलेज का एंटोनियम था। एक्नॉलेज का रिफ्यूज पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, रिजेक्ट पढ़ाए थे। तो टर्न डाउन का मतलब होता है रिफ्यूज, अर्थात मना करना, ठीक है, रिफ्यूज, इसका आंसर याद रखिएगा। टर्न डाउन का मतलब होता है रिफ्यूज, मना करना या इनकार करना या अस्वीकार करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये दो आप लोगों को ध्यान रखने, नए वो कैब है, पेपर में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा हमारा है टॉल टॉक। टॉल टॉक का मतलब क्या होता है, देखो टॉल टॉक का मतलब होता है जैसे कि किसी बात को जब हम लोग बड़ा चढ़ा कर कहते हैं, उसको कहते हैं टॉल टॉक। किसी बात को बड़ा चढ़ा के कहना, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई, टॉल टॉक कहते हैं। इसको कहते हैं पोस्ट, फोर्सफुल टॉक। फोर्स का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है। पूरी तरीके से किसी बात को जब बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है, तब उसको कहते हैं मेरे भाई क्या, जैसे आप लोग ही हो, पेपर में आएंगे 75% बताओगे कि ज्ञान में आए, ज्ञान में आए, बड़ा चढ़ा के बोलते हो कि नहीं बोलते, मेरे बारे में बड़ा चढ़ा के बताते हो कि नहीं बताते हो, सब बताते हो ना, क्या बताते हो, मेरे बारे में कुछ बड़ा चढ़ा के बताए हो, क्या बताए हो, कमेंट बॉक्स में बताना है क्या बताए है। चलो, तो टॉल टॉक का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर किसी बात का कहना, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, उसको कहते हैं बोस्टफुल टॉक। तो तीनों आपको याद रखना। सी थ्रो का मतलब होता है किसी कठिन कार्य को पूरा कर लेना। टर्न डाउन का मतलब होता है रिफ्यूज, मना करना या रिजेक्ट कर देना। ओके, टॉक टॉक का मतलब होता है लंबी बात कह सकते हैं, जिसको कहते हैं, लंबी बात कौन करता है, जो फेंकता है, फेंकता वही है जो बड़ा चढ़ा के कहता है। तो टॉक, टॉल टॉक है ना, लंबी बात अर्थात बड़ा चढ़ा कर कहना, कहना बोस्टफुल टॉक इसको कहते हैं, ठीक है। और टू ब्रेक द न्यूज का मतलब होता है एक बुरी, कह सकते हैं खबर, बुरी खबर कह सकते हैं, ब्रेक न्यूज। जब न्यूज ब्रेक हो गई, इसका मतलब बुरी खबर आ गई, तो कह सकते हैं द बैड न्यूज, द बैड न्यूज, ठीक है मेरे भाई, इसका आंसर भी ध्यान रखिएगा। ओके, देखो टू ब्रेक द न्यूज का मतलब होता है बुरी खबर, बैड न्यूज। और टॉल टॉक का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर बात करना, ठीक है, इसको कहते हैं बोस्ट टॉक। और सी थ्रो का मतलब होता है किसी कठिन कार्य को पूरा करना, कर लेना, कंप्लीट द
डिफिकल्ट वर्क। और वो क्या लिखा हुआ है, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है मना करना, अस्वीकार करना, रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूज। ठीक है, आप लोगों का प्रपोजल रिजेक्ट किया जाता होगा अक्सर, आजकल तो नहीं किया जाता है, आजकल तो चलो कोई बात नहीं। अ फॉर क्राई, अ फॉर क्राई का मतलब होता है लंबा रास्ता। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंट भी कह सकते हैं, ये तो पढ़ाया है मैंने आपको। और लॉन्ग डिस्टेंट, डिस्टेंस, एक लंबा रास्ता या लॉन्ग वे भी ऑप्शन में आने वाला है, यही हमारा आंसर होगा। ये पांचों इडियम है, इसके आंसर हमने आपको बता दिए। एक बार कमान फटाक से हम लोग रिवीजन लगा लेते हैं। सी थ्रो का मतलब क्या होता है, सी थ्रो का मतलब होता है क्या, सर ने ट्रिक बताई थी। सी थ्रो का मतलब देखना, आर पार देखना। जब अपने भविष्य को आर पार देखते हैं तो मुझे समझ में आता है कि मैंने कितना कठिन कार्य किया है, कितने कठिन कार्यों को पूरा कर लिया है। ठीक है, आप लोगों ने भी मुझे देखा होगा, जिन बच्चों ने देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो दो मेरे यूपी 78 क्लासेस वाले चैनल पे देखिएगा जाके हमारी जर्नी। हम आपको अपनी एक इसी चैनल पे जर्नी रिवील कराएंगे और बताएंगे कि हमारा स्टार्टअप कहाँ से हुआ और अभी हम लोग कहाँ पे आए हुए हैं। हम अभी बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से इतना हो गया है कि काफी है। ठीक है, तो वो हम अब कभी कदर मुड़ के देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमने बहुत कठिन काम को पूरा कर लिया है। तो सी थ्रो का मतलब होता है कठिन काम को पूरा कर लेना। ठीक है, टर्न डाउन का मतलब होता है मना करना, ध्यान रखिएगा। टॉल टॉक का मतलब होता है लंबी बात, अर्थात बड़ा चढ़ा कर कहना, बोस्ट टॉक, है ना। और टू ब्रेक द न्यूज का मतलब होता है बैड न्यूज। और अ फॉर क्राई का मतलब होता है लॉन्ग डिस्टेंस, अर्थात लंबा रास्ता। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब हमारे पेपर में क्या आ रहा है। ठीक है, सिंपल है, देखो ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। यहाँ पे क्या कह रहा है, गिव द एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे एंटोनियम आपको बताने हैं, और एंटोनियम बताने हैं तो आप लोगों को यहाँ पे चीजों को समझना होगा। देखो एंटोनियम मतलब होता है विलोम शब्द। एंटोनियम का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द। एक सेकंड, है ना, चलो देखो, एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द बताना है। ऑफेंस का मतलब आप लोगों ने सुना होगा डिफेंस। और देखो एक तो आंसर होता है डिफेंस, और एक हमने और बताया होगा आप लोगों को। देखो सबसे पहले आप लोगों से एंटोनियम पेपर में पूछे जा रहे हैं, और एंटोनियम को हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, और डिफेंस का मतलब होता है मेरे भाई बचाव करना। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। ओबीडियंस भी इसका मतलब होता है, हाँ ये ओबीडियंस एक हमारे, कोई और लिख लेना इसका एंटोनियम। ठीक है, ओबीडियंस। तो ये आप लोगों को इसका एंटोनियम रखना है, जो कि हमने आपको करा रखा है। ये तो मैंने आपको 1000 बार कराया है। शार्प का मतलब होता है कुंदरा, इसका आंसर होता है डल, ब्लंट। ठीक है, कि पेपर में ये सबसे ज्यादा पूछा गया। ये ऐसे नहीं पूछा जाएगा शार्प का एंटोनियम क्या होगा, ऐसे पूछा जाता ब्लंट का एंटोनियम क्या होगा। तो मैंने पढ़ाया था ब्लंट का शार्प, राइट, ब्लंट का शार्प। ठीक है, एक डल भी इसका आंसर होता है, ये भी आप लोगों को इसका एंटोनियम ध्यान रखना है। आइए चलते हैं सिनोनियम की तरफ। सिनोनियम हमारा आइडियल है। आइडियल का मतलब क्या होता है, आदर्श। इसका आंसर अभी हम आपको बता, देखो आइडियल का मतलब होता है एकदम परफेक्ट और मॉडर्न। तो आइडियल का मतलब होता है आदर्श, और कह सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो आदर्शवादी है, जो परफेक्ट व्यक्ति है। उसका सिनोनियम पूछ रहे हैं, तो सिनोनियम का मतलब होता है समानार्थी शब्द। एक ऐसा शब्द बताइए जिसका मतलब भी आदर्श होता है। तो परफेक्ट और मॉडल इसका आंसर हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है भाई, देखो स्पॉन्टेनियस का मतलब ऐसा, इसको कहते हैं सहज व्यक्ति या स्वाभाविक व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जो सहज हो या स्वाभाविक हो। इसका आंसर हम आपके सामने लिख दे रहे हैं। देखो अनप्लान्ड, और एक ऐसा व्यक्ति जो नेचुरल हो, अर्थात सहज हो, सिंपल व्यक्ति कह सकते हैं, ज्यादा वैसा नहीं, हमारे जैसा सिंपल। ठीक है, इसको ही कहते हैं स्पॉन्टेनियस। क्या कहते हैं भाई, स्पॉन्टेनियस, है ना। बाल वाल ऐसा नहीं कि खड़े बड़े रख, सहज व्यक्ति, साधारण तरीके का व्यक्ति, स्वाभाविक व्यक्ति, जिसका स्वभाव मतलब दिखाई देता है, नेचुरली दिखाई देता है, उसको हम लोग सिंपल से याद कर लेंगे। अनप्लान्ड व्यक्ति है ना, नेचुरल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखो नेक्स्ट हमारे पेपर में आया हुआ है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा लिखा है ना, ये 2019 के पेपर में वो कैब आई थी, जो कि मैंने आपको पढ़ा रखी है। अभी वीडियो डाली, उसमें पढ़ाया होगा। कंट्ररी टू लॉ, कंट्ररी का मतलब होता है अपोजिट। कंट्ररी का मतलब होता है अपोजिट, जो नियमों के विपरीत हो। एक ऐसा व्यक्ति, पर्सन टू कंट्ररी टू लॉ, एक ऐसा व्यक्ति जो नियमों के विपरीत हो, वह कहलाता है मेरे भाई, एक ऐसा व्यक्ति जो नियमों के विपरीत हो, उसको कहते हैं इलीगल। एक ऐसा काम, एक ऐसा काम जो नियमों के विपरीत हो, कंट्ररी टू लॉ, नियमों के विपरीत को कहते हैं इलीगल, अर्थात गैर कानूनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये क्या है, अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको ये पढ़ाया था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास लंबे समय का अनुभव हो, इसको कहते हैं वेटरन। क्या कहते हैं, वेटरन। आप याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था 2016 की वो कैब में आया था। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास लंबे समय का अनुभव, मैंने आपको पढ़ाया था ना। ऐसे लोग सेना में होते हैं,
आर्मी में होते हैं, पुलिस में होते हैं, जो बहुत लंबे समय से वहां पे कार्य कर रहे होते हैं, तो वो वेटरन मैन कहलाते हैं, वेटरन आर्मी कहलाती है, ठीक है। तो वेटरन का मतलब होता है एक अनुभवी व्यक्ति, वेटरन का मतलब होता है जिसके पास लंबे समय का एक्सपीरियंस, उसको कहते हैं वेटरन। अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस इज कॉल्ड वेटरन, और कंट्रेरी टू लॉ इज कॉल्ड इलीगल। ओके, डन। ठीक है, अब आप लोग के सामने लास्ट ये बचा हुआ है, इसके बाद जितना भी कुछ है वो तो नॉर्मल होता है, वो हम लोग जानते हैं। समय सबसे ज्यादा किसमें लगता है बेटा? सबसे सबसे ज्यादा इसमें ही लगता है, ठीक है। अब क्या है, use the following words in sentences of your own so as to bring out the difference in their meanings clearly। कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे इसको हम लोग होमोफोन्स कहते हैं, इन्हीं को हम लोग अब कहने लगे होमोफोन्स। होमोफोन्स उनको कहा जाता है जिनका बोलने में साउंड एक जैसा रहता है लेकिन अर्थ अलग अलग रहता है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों को इसका आंसर करना है, एक वेल लिखा हुआ है और एक वेल लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों को बोलने का सेम मीनिंग है, सॉरी बोलने का सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन इसकी मीनिंग अलग अलग है। देखो, एक वेल का मतलब होता है घाटी, है ना, दर्रा कहते हैं ना, घाटी, घाटी सुने होगे पहाड़ों पर, दर्रा है ना। तो अ वैली या अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन माउंटेन्स या हिल्स, एक पहाड़ पर जो लो एरिया होता है उसको घाटी कहते हैं, दर्रा कहते हैं। तो एक वेल का मतलब होता है दर्रा, इसका वाक्य में प्रयोग मैंने कर रखा है, इसको आप लोग मेरे भाई पढ़ लेना, इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक वेल का मतलब होता है, ये जो वेल लिखा हुआ है, इस वेल का मतलब होता है विलाप करना। देखो यहाँ लिखा होगा रोना, विलाप करना या चीखना, ठीक है। एक वेल का मतलब होता है विलाप करना, और एक वेल का मतलब होता है दर्रा या घाटी, ठीक है। वाक्य में प्रयोग मैंने आपके लिए कर रखा है, इसको क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वी कुड हियर द mournful wail of the siren in the distance। हम दूर से सायरन की उदास चीख कर या विलाप सुन सकते थे, है ना। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर वेल का मतलब होता है विलाप करना या चीखना, और उस वेल का मतलब होता है VAIL, उसका मतलब होता है तर्रा या तर्रा कह सकते हैं, या फिर उसको कह सकते हैं, देखो चला गया, वे VAIL, वेल का मतलब होता है घाटी या दर्रा, जिसको लो हिल कहते हैं, किसी माउंटेन का लो हिल या किसी हिल का लो हिल, उसको कहते हैं वेल, VAIL। और एक WAIL होता है वेल, उसका मतलब होता है विलाप करना या रोना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमने आपको बता दिया है। चलिए, अब हमारे सामने पेपर में आ चुका है, जो कि हमारे उस समय पेपर में 10 नंबर का आता था, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर, राइट। तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, और आपको पता है मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा, मॉडल पेपर डिस्कस में, अर्थात पेपर डिस्कस में ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा था। ट्रांसलेशन के ढेर सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो हैदराबाद की जलवायु बहुत अच्छी है, द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद, जलवायु का मतलब होता है क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज बेटर कह सकते हैं, या इज गुड कह सकते हैं ना। ना यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी पड़ती है। तो इसका ट्रांसलेशन आप पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पे इसका मैंने आंसर लिख रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे एक एक लाइन का ट्रांसलेशन करिएगा, जो ना है वो यहाँ से देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अच्छा ये तो हमारे सिलेबस में नहीं आता है, इंग्लिश टू टू हिंदी ट्रांसलेशन हमारे पेपर में नहीं आता है, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये भी हम लोग नहीं करते पेपर डिस्कस में, बोर्ड एग्जाम का जब डिस्कस करता हूं मैं डेली, वहां पे ये मैं नहीं कराता, क्योंकि हमारे पेपर में अब ऐसे नहीं आता है, हमारे पेपर में अब आर्टिकल राइटिंग आती है। बहुत डिफरेंस होता है आर्टिकल राइटिंग और एस्से में, सब कहते हैं एक ही है, एक नहीं होता है। आर्टिकल राइटिंग और एस्से राइटिंग दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होते हैं। हाउ टू राइट आर्टिकल राइटिंग, हाउ टू राइट लेटर राइटिंग, हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों वीडियो में एक एक पार्ट में लेके आऊंगा, एक वीडियो की जिसमें बताऊंगा कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व किया जाता है, 15 नंबर का आता है पेपर में। हाउ टू राइट आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखी जाती है, 10 नंबर का था, वो भी मैं बताऊंगा। हाउ टू राइट लेटर राइटिंग, वो मैं लिख के लाता हूँ आप लोगों के लिए, लेटर राइटिंग कैसे लिखते हैं, क्योंकि लेटर एक ही पे आता है, एडिटर या फिर कंप्लेंट, उसको पढ़ डालो, उसका पैटर्न मैंने आपको बहुत बार पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये मैं नहीं करूंगा। हाँ, लेटर करूंगा, लेटर दो आते हैं हमारे पेपर में, कोई एक करना होता है, तो हम लोग ये वाला करते हैं, राइट अ लेटर टू द एडिटर, एडिटर पे लेटर लिखते हैं, एडिटर का मतलब होता है किसी न्यूज़पेपर के संपादक के ऊपर, ठीक है। To the local daily complaining about the neglect of the roads and drains इन योर लोकेलिटी, ठीक है मेरे भाई, हमारे जो मोहल्ले में है वहां पे रोड वोड बहुत ज्यादा खराब है, तो एडिटर को हम लोगों को एक पत्र लिखना है, और इसमें एक बात लिख के आती थी पेपर में, डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस इन द लेटर्स, लेटर में अपना नाम और एड्रेस नहीं लिखा जाता, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब ये बात नहीं लिख के आती है, लेकिन आपको ध्यान रखनी है, लेटर में नाम और एड्रेस नहीं लिखा जाता है। देखो, इस लेटर हम आपको 50 बार पढ़ा चुके हैं, डेली हर बार यही आता ही है, डेली मैं आपके लिए लेके आता हूँ, तो इसको याद कर लो ना मेरे भाई। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखते हैं, जो पत्र लिख रहा है,
नाम नहीं लिखना है, अपने घर का एड्रेस नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, XYZ कॉलोनी ABC सिटी ब्रैकेट में पिन कोड और नीचे डेट डालने का तरीका मैं डेली बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ। आपका पेपर 20 फरवरी को है, ऐसे ना लिख देना जाके 20/2/2026, मेरे भाई एक नंबर कटेगा। डेट कैसे लिखनी है, 20/5/2026। एक तरीका होता है डेट लिखने का, ऐसे लिखनी है डेट। सबसे पहले अपना पता लिखना है, XYZ कॉलोनी। पता ना लिख देना जाके, यही लिखना है सेम टू सेम जैसा मैंने लिखा है, XYZ कॉलोनी ABC सिटी ब्रैकेट में पिन कोड भी मत लिखना, पता चले पिन कोड ढूंढ के आ जाए कोई। चलो कोई बात नहीं, ऐसे मजाक कर रहे हैं। डेट डेट आपको ये डालनी है जो कि 20 फरवरी को पेपर में, डेली ये बता रहा हूँ। तो डेली डेली तुम समझ नहीं रहे हो तो कैसे काम बनेगा भाई। रिसीवर लेटर, अब किसको तुम रिसीव कराना चाहते हो, तो एडिटर को, तो उसका पता लिखो, द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई और पेपर, द हिंदू एक पेपर होता है, द हिंदू इंग्लिश का, और एक पेपर होता है द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया ही लिखते हैं, सबसे ज्यादा प्रचलित पेपर है, ठीक है। और ब्रैकेट में यहाँ सिटी लिख देंगे जहाँ के पब्लिक, जहाँ तुम्हें पब्लिकेट कराना है, तो लिख लो लखनऊ लिख लो या जो भी लिखना। फिर पिन कोड ऐसे लिखते हैं, पिन कोड लिखना नहीं, खाली ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, यहाँ पिन कोड लिखा जाता है। एग्जामिनर को मुझे ये दर्शाना है कि मुझे पैटर्न आता है, वहां पे तुम्हें अपने घर का एड्रेस वेड्रेस नहीं लिख देना, ठीक है। हाँ बस ये लिख देना, यहाँ XYZ कॉलोनी लिखी जाती है, यहाँ ABC लिखा जाता है, यहाँ पिन कोड लिखा जाता है, डेट लिख देना। अब डेट न कही देना, यहाँ डेट लिखी जाती है, डेट लिख सकते हो, ओके। उसके बाद रिसीवर का एड्रेस लिखना है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको सेम है, देखो उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट कैसे पता चलता है, तो वो लेटर में लिखा होता है ना भाई, किससे रिलेटेड तुम्हें सब्जेक्ट, मतलब किससे रिलेटेड तुम्हारी समस्या है, तो वो समस्या लिख देना, रिगार्डिंग द एक सेकंड, रिगार्डिंग द सीरियस नेग्लेक्ट टू रोड्स एंड ड्रेन्स इन ABC कॉलोनी, कॉलोनी का नाम नहीं, ABC कॉलोनी है ना। उसके सैल्यूटेशन लिखना होता है, अभिवादन डियर सर या मैडम। इसके बाद बॉडी लिखते हैं, देखो जितना भी मैं लिख रहा हूँ ना, ये सब में लिखना है, किसी भी तरीके का लेटर आ जाए ये सब में लिखना है मेरे भाई, सब में लिखना है। कोई भी तरीके का लेटर आ जाए, मैंने आपको बताया था ये सारी लाइनें सब में लिखी जाती है। थ्रो द कॉलम और योर एस्टीम्ड एंड widely circulated newspaper, I wish to draw the kind attention of concerned authorities to towards the, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि आप हमारी बातों को केंद्र में केंद्रित रखते हुए इसको प्रकाशित करिए अपने पेपर में, है ना। थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड एंड वाइडली, वाइडली प्रचलित तुम्हारा पेपर है ना, सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर। आई विश, मेरी चाहत है, टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन, इस पे ध्यान देते हुए हमारी ये जो प्रॉब्लम्स है उसको क्या कर दो, लिख दो, टुवर्ड्स सॉरी कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द। अब देखो टूवर्ड्स के बाद मैंने आपको क्या बताया था, ये लाइनें सब में सेम नहीं होती है। ये जो लिखा है ना मैंने, सब में सेम क्या लिखना है, कोई भी एडिटर पे लेटर आ जाए ये बात सब में सेम लिखनी है, यहाँ से लेके टूवर्ड्स तक। अब टूवर्ड्स के बाद क्या लिखना है, जो तुम्हारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट तो बदलता रहता है ना मेरे भाई, एक ही सब्जेक्ट पे थोड़ी ना लेटर आता है, हाँ एडिटर पे आएगा, सब्जेक्ट बदलता रहेगा। जैसे उसमें उस दिन मैंने कराया था ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी वाला, तुम्हारे मोहल्ले में बहुत ज्यादा बिजली बाधित हो रही है, यहाँ पे दूसरी समस्या, तो समस्या टूवर्ड्स के बाद आपको अपनी समस्या लिखनी है, ठीक है। वो मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं घंटों नहीं पढ़ा पाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे ये 4-5 लाइनों में अपनी आपको समस्या लिखनी है जो कि मैंने लिखी है। अब यहाँ पे बेटा इतना तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, सर जी हमें तो हिंदी टू इंग्लिश करना ही नहीं आता है, हम कैसे लिखेंगे, मेरे अंदर तो कुछ थॉट्स ही नहीं है। तो बेटा हम क्या करें, थॉट्स थोड़ी ना तुम्हारे अंदर डाल देंगे, जो तुम्हारी समस्या है, जो भी पेपर में लिख के आएगा सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो भी समस्या तुम्हें लगी, उस समस्या को थोड़ा सा 3-4 लाइनें तो लिख सकते हो ना अपने मन से। जो मैंने रेड कलर से लिखा है इसका मतलब होता है कि ये आपको सब में लिखना है, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा अपने तरफ से लिखना है, ठीक है। ये देखो सब में लिखना है, आई होप दैट, ये सब में लिखना है, माई लेटर विल फाइंड अ सुटेबल स्पेस इन योर वाइडली रीड पेपर and promote the concerned authorities to take immediate and necessary action to resolve this प्रोसेसिंग इशू। तो ये सारी लाइनें सब में लिखनी है, ये तीनों लाइनें सब में लिखनी है, ये सारी लाइनें सब में लिखनी है। बदलेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये बदलेगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये सर क्यों बदल रहा है, क्योंकि भाई तुम्हारी अपनी अपनी एक प्रॉब्लम है, जो भी सब्जेक्ट कह रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को अपना यहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा, ऐसे लेटर लिखना है। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, इसके बाद हम लोग लिखते हैं समापन, क्लोजिंग लिखते हैं, थैंकिंग यू योर ट्रूली। अब यहाँ अपना नाम ना लिख देना, यहाँ खाली एक चीज लिख सकते हो, अ कंसर्न रेसिडेंट, नीचे लिख सकते हो XYZ। तो यहाँ पे इस तरीके से लेटर क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। इसके बाद क्या आता है हमारे पेपर में, इसके बाद हमारे पेपर में आता है मेरे भाई कॉम्प्रिहेंशन। और कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ, अर्थात पैसेज। और पैसेज हम आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व नहीं कराते हैं, शायद आप जानते होंगे। मैं पैसेज आप लोगों को इस वीडियो में सॉल्व नहीं कराता हूँ, क्यों, क्योंकि पैसेज का पैटर्न बदल चुका है, और ये जो पैसेज था ये इस तरीके से नहीं पूछा जाता है हमारे पेपर में। तो ये चीज हम लोगों को डेली में लेके आता हूँ, लेकिन लिख के लाता हूँ आप लोगों के लिए आंसर। आप लोग इसके आंसर जरा देख लीजिए,
इसको हम लोग सॉल्व नहीं करते क्योंकि इसका अभी कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब तब बनेगा जब हम आपको पहले पढ़ा देंगे हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन। वो वीडियो ही तुम्हारे लिए काफी होगी। बहुत जल्द एक दो वीडियो वीडियो के बाद एक वीडियो आने वाली 2-3 दिन में, हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन 15 नंबर पेपर में आता है भाई। जैसे आप मैथ में कैलकुलस पढ़ते हो ना, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह जो भी, उसका वेटेज रखता है कौन? कॉम्प्रिहेंशन। 15 नंबर का आता है, सोच लो। तो कॉम्प्रिहेंशन को हम कैसे पढ़ाएंगे और क्या तरीका बताएंगे वो आपको समझ में आएगा। ऑफलाइन वाले बच्चे जानते हैं मैंने कैसे पढ़ाया है, लेकिन ऑनलाइन में भी मैं देने जा रहा हूँ हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन। तो इसके आंसर तो मैं लेके आता हूँ, लेकिन हम आप लोगों के लिए क्या करते हैं भाई, समझाते नहीं है यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि समझाएंगे तो वीडियो और लंबी होती चली जाएगी। ठीक है, वैसे भी ऑलरेडी कितनी लंबी हो चुकी है, कितनी लंबी हो चुकी है। इसको समय तो भाई देखो, समय बहुत कम है और हम नहीं चाहते वीडियो को घसीटे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हमारे पेपर में ये आता है क्या, कॉम्प्रिहेंशन। आंसर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अर्ली राइजिंग पे था, जल्दी उठने पर। क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे करना नहीं है, हम आपका दूसरा मेथड बताएंगे, ये तो मैं उसके आंसर से लेके आया हूँ। आपको मैं बताऊंगा हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ध्यान रख लेना। चलो स्क्रीनशॉट ये भी ले लो। सर जी नीचे छुप रहा है क्या? कोई बात नहीं, ये लो, तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसको कोई समझाने से कोई फायदा नहीं है बेटा, है ना। इसको समझाया तभी जा सकते हैं जब पूरा पहले पैसेज समझाएंगे, पहले पैसेज की डिटेल समझेंगे। डिटेल को समझने के बाद मैंने आपको पढ़ाया था ना हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन, वहां लिख क्या था, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, डू नॉट रीड द पैसेज केयरफुली, फर्स्टली रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड टेक द इंफॉर्मेशन एंड राइट द रफ पेज, राइट, and write the rough page of keywords and find the keywords of the first question in first passage and write the answer of the first questions. ओके okay? इतना हम लोगों को करना होता है मेरे भाई। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, डू नॉट रीड द फॉलोइंग पैसेज, सबसे पहले पैसेज को अच्छे से नहीं पढ़ा जाता है। फर्स्टली रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाता है अच्छे से। एंड राइट डाउन द इन्फॉर्मेशन, मतलब हर क्वेश्चन अपनी चाहत रखता है। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, वो कुछ पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है ये पता करो। एंड राइट, कहीं लिख दो, कीवर्ड होता है ना हर क्वेश्चन का, ये पूछना चाहता है उसको लिख दो कहीं पे, अपने माइंड में घुसेड़ लो ये पूछ रहा है। एंड फाइंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट पैसेज, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट पैसेज में ढूंढो। अर्थात मतलब देखो पैसेज तो बहुत बड़ा होता है ना, हर पैराग्राफ होता है, मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर पहले पैराग्राफ में मिलता है, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में। ऐसा नहीं होता पहले क्वेश्चन का आंसर सबसे नीचे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होता। एक स्टेप होता है, पहले क्वेश्चन का आंसर पहले में, तो पहली लाइनों को पढ़िए, वहां कीवर्ड जो आपने ढूंढ रखा है वो कीवर्ड तुम्हें दिखाई देगा। एक बात ध्यान रखना है, कभी डायरेक्टली जब कीवर्ड मिल जाता है तो वहां से लेके हम लोग लाइनों को पढ़ते हैं, जहां हमें जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमें समझ में आ रहा है उस पर लाइन खींच लेते हैं पहले ही। उसके बाद उस लाइनों को जब आंसर लिखते हैं तो पहले क्वेश्चन से जो वर्ड्स होते हैं उनको लिखा जाता है। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो दैट लगाते हैं, आगे चल के वाई से स्टार्ट हो रहा है तो बिकॉज लगाते हैं। उसके बाद वो जो आंसर है उसको डायरेक्टली नहीं लिखना है, अपने शब्दों में इंटरचेंज करो। वो जो लाइनें आपने अंडरलाइन की है पैसेज में, कुछ बच्चे डायरेक्टली उठा के लिख देते हैं, तो एग्जामिनर तो चाहता है ना तुम ये गलती करो, काट देगा, 2 ही नंबर देगा, 1 नंबर देगा। हम 3 नंबर दिलाएंगे तुम्हें। और मैंने ऑफलाइन में पढ़ा भी रखा है कि मैंने कॉम्प्रिहेंशन कैसे कराया, बच्चा जानता है। मैंने कोई ये नहीं बताया कभी भी कि पैसेज की लाइनों को डायरेक्ट उठा के लिख दो ना, पैसेज की लाइनों को पढ़ो अपने तरीके से। इतने कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें दे रखे इंग्लिश में, उसको अपने तरीके से इंटरचेंज करो, इंटरचेंज करके वो लाइनें वही रहेंगी लेकिन उसको उस तरीके से नहीं लिखेंगे, बदल देंगे, बदल के अपने आंसर में लिख देंगे। हमारा आंसर बहुत प्यारा दिखाई देगा, एग्जामिनर भी समझेगा इसने आंसर ढूंढा है और डायरेक्टली प्रयोग नहीं किया है। वो लाइनों को कुछ बच्चे क्या करते हैं, पैसेज की लाइनों को उठाते हैं, हाँ जहां तक फुल स्टॉप मिला नहीं वहां तक साले लिखते ही रहते हैं। ऐसा नहीं करना होता है। जितना क्वेश्चन की डिमांड है सिर्फ उतना ही आंसर देना होता है, उससे ज्यादा हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर नहीं देना होता है। तो हम लोग अभी के लिए इतना ही रखेंगे मेरे भाई। ये पैसेज के क्वेश्चंस के आंसर है, इनको आप लोग नोट कर लो, ऐसा इधर कर दें। ये पैसेज के क्वेश्चन के आंसर इनको नोट कर लीजिए, ठीक है, ये भी नोट कर लो। ये कर लेना, हम आपको बाद में बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत प्यारी वीडियो आने वाली भाई, एक वीडियो आने वाली हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन, वो 1 घंटे की वीडियो होगी, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये भी नोट कर लो, ठीक, तो भी नोट कर लीजिए। बस इतना ही नोट करना है आप लोगों को मेरे भाई। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। और हम आप लोगों के हमेशा थैंक यू इसलिए बोलते हैं आप लोगों को क्योंकि आप लोगों का बहुत सपोर्ट बना रहता है हमारे प्रति, और हर बच्चा इस वीडियो को देखता है। सपोर्ट एक सबसे बड़ा आपका ये होना चाहिए कि वीडियो को शेयर करना होता है मेरे भाई। आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करो। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपको अच्छा भी तभी लगे कि जब आपको समझ में आएगा, और समझ में आपको आता नहीं है कुछ।
ठीक है, समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ नहीं रखे। तो ये सारे बेटा क्वेश्चंस तभी तुम कर पाओगे ना जब आपके पास कॉन्सेप्ट होंगे। अब तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, अब तुम्हें सिंपल सेंटेंस बनाना नहीं पता है, तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनाओगे? सिंपल सेंटेंस के 8 तरीके होते हैं, आठों तरीके पढ़ने पड़ते हैं बेटा। कंपाउंड सेंटेंस के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 7 होते हैं, वो तो चलो सरल होता है, वो तो हम आपको ट्रिक से बता देंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अल्टरनेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, कम्युलेटिव कंजंक्शन, ये चारों कंजंक्शंस के बारे में पढ़ना पड़ता है, तब जाके कॉम्प्लेक्स बच्चा बना पाता है। तो ढेर सारे कॉन्सेप्ट होते हैं मेरे भाई, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी काम बन पाएगा। हम यहाँ पे क्यों आते हैं? सर फिर आप क्या करने आते हो जब कॉन्सेप्ट नहीं सिखा पा रहे हो तो क्या ही करोगे? बेटा ये कॉन्सेप्ट थोड़ी ना सिखा पाएंगे हम, कि हमें खुद ही नहीं आता है, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसलिए नहीं बताए जा सकते मेरे भाई, इस वजह से नहीं बताए जा सकते क्योंकि अगर सिंपल के मैं आठों कॉन्सेप्ट बता दूंगा ना, तो सुबह से रात हो जाएगी सिंपल खत्म करते ही करते। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेपर का डिस्कशन करने आते हैं और जो क्वेश्चन होता है उसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। अब ये नहीं कि सिंपल के आठों कॉन्सेप्ट बता देना। इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगा ये मैंने आपको बताया था, अभी बताया था, नाउन एंड फ्रेजेस वाला कॉन्सेप्ट लगा है, राइट? इसमें मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स वाले में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ना क्लियर हो तो टेंशन मत लो, कमेंट बॉक्स में बताओ सर मुझे कुछ नहीं आता है, सर मुझे पहले ग्रामर सिखा दो, मैं साइड में एक ग्रामर की भी वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों को टॉपिक वाइज वन शॉट, ठीक? तो बताओ तो कम से कम, कमेंट में बताओ तो, ठीक है? कमेंट करिए और बताइए वीडियो कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इसी तरीके से कंटेंट को पाते रहना है, तो वीडियो को देखते रहना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताते रहना है। मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।